किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1935 का एक्ट एक ऐसे एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऐसे शुरुआत होती है जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे आईएएस में पूछे गए, चाहे पीसीएस में पूछे गए। दो चीज पे आपकी कमांड में जो हम कवर करने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स की कोई रिलायबिलिटी है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। मैंने ये जो चीज निकाली है, पहले तो यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी कहाँ कवर करता है, और आज की क्लास है हमारी क्विक एनसीईआरटी की क्लास, जहां पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज पॉलिटी के बारे में। क्विक एनसीईआरटी एक ऐसा तरीका जहां हम 100 लेक्चर्स के अंदर एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और सबसे पहले आपको यह जानना है कि हम क्या क्या कवर करेंगे, या जो हम कवर करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स की कोई रिलायबिलिटी है, उन टॉपिक्स का कोई इंपॉर्टेंस है। तो मैं लगातार यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, मैं मेरे टीचर्स यहाँ पे लगातार प्रयास करेंगे कि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ इस कोर्स में आपको मिलने जा रहा है अब जो है शॉर्टेस्ट टाइम में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पूरी एक बुक, यानी एनसीईआरटी की बुक भी आपको इसमें नहीं खरीदनी, और ये सारा कोर्स आपका 998 रुपए में। यानी अगर आप एनसीईआरटी भी खरीदने जाते हैं तो शायद इस कोर्स से कहीं ज्यादा वो जो है वो टफ हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप क्विक कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी उसकी तैयारी करनी है तो आप यहाँ से उसकी तैयारी को कर सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, इस डिस्कशन को हम सुनते हैं, समझते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी हैं वो हम कवर करते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये 4, साइंस चूंकि बहुत कंटेम्प्रोरी है और एनसीईआरटी बहुत पुराने समय से काफी अपडेट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 टॉपिक कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप आईएएस दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, जितने भी एग्जाम है वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बनती है। तो ये जो एग्जाम है आपको कम से कम समय में 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको फुली फंक्शनल कर देगा, जहां पर आप तेजी से पढ़ाई कर पाएंगे। राइट दोस्तों, भी हम जो है वो सिलेबस आपसे डिस्कशन कर लेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुन लेंगे, आपको पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही कि आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, आप रिवाइज नहीं कर पाते, एनसीईआरटी में आपके जो चैलेंजेस हैं खुलकर हमसे बात करिए, और जो भी आपकी दिक्कतें हो रही हैं उसको हम करेंगे। जिस दिन हम इसको फुल फ्लेज रन करना शुरू कर देंगे उसी दिन बुकलेट आपके ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगी, आप वहां से उसको पढ़ना भी शुरू कर देंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर डेली क्वेश्चन कर सकें, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ एकलव्य प्रोग्राम में जुड़ेंगे, एकलव्य यानी टू द पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स, श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स में हम जुड़े होंगे और हम इसमें बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और इस चीज को और अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग इस बारे में जानते हैं, समझते हैं और इस चीज को और अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका कोई रिलेवेंस है। तो हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अपने पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी, तो क्विक एनसीईआरटी में पॉलिटी जो है वो एसपी सर पढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को वो अपने साथ लेकर कवर करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, और अब हम समझते हैं कि पॉलिटी का क्या इंपॉर्टेंस। तो मेरे साथ अगर आप लिखते भी चलेंगे, तो अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिकली ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं जहां से पिछले 14-15 सालों में जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे आईएएस में पूछे गए, चाहे पीसीएस में पूछे गए, इस साल भी अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दिखाई पड़ेंगे। जैसे कल मैंने ज्योग्राफी का डिस्कशन किया था। देखिए एक सिद्धांत समझिएगा, अगर कभी भी आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले आपका सिलेबस और पीवाईक्यू, 2 चीज पे आपकी कमांड होनी। सिलेबस आपको एक दायरा देता है, सिलेबस बताता है कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी देने जा रहे हो, पीसीएस देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करता है। ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो सिलेबस का माइक्रो टॉपिक्स होता है। यानी इस टॉपिक में, जैसे सिलेबस में दिया गांधी, सिलेबस में दिया है प्रेसिडेंट की पावर, तो प्रेसिडेंट की पावर से क्या क्या डायमेंशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट की पावर के कितने डायमेंशन है। राइट, तो अब हम लोग इसके बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो एसपी सर यहां पर पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाएंगे, देश के टॉप नॉच टीचर्स हैं। मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा और आशीष सर इसमें ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से चीजें जो है कवर होने जा रही हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके साथ जुड़कर आप काफी कुछ अपने साथ जोड़ पाएंगे, कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम यहां पर प्रारंभ करते हैं और इसको समझते हैं। तो 2 चीजें मैंने ये जो चीज निकाली है, पहले तो यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी कहां कहां कवर करता है,
कल मैंने देखा एनसीईआरटी से भी हमने ज्योग्राफी में 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े हैं जो कंटेम्प्रोरी टॉपिक हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आ रहे हैं। तो जब आप हमारे साथ जुड़े तो कम से कम जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। और हमारी एकेडमी की तो सबसे बड़ी पावर ही करंट अफेयर्स बेस्ड पढ़ाना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो पॉलिटी में जो ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं, ये 14-15 सालों के जो क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में आए हैं उनकी सारणी बनाकर यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस पर हमने हर साल देखा है, उस पर हमने काम किया है और ये क्वेश्चन हमारे यहां पर कवर हो रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो राज व्यवस्था को हम देखेंगे तो एक एक चीज को हम कवर करते हैं और ये जो मैं दे रहा हूं ये गारंटीड हम कवर करेंगे। मतलब ये टॉपिक आपके हर हाल में कवर होंगे, मिनिमम इतने टॉपिक हम कवर करेंगे ही करेंगे, ये गारंटीड है। आप भी हमसे क्लेम कर सकते हैं कि आपने यहां लिखा था और ये टॉपिक मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरा टॉपिक इससे ज्यादा ही हम कवर कराएंगे, इससे कम तो ये गारंटीड है कि आप हमारे ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब है यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट टू 1935 एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट टू 1935 जहां से शुरुआत होती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से हम अगर देखें, क्यों हमारा यहां पे लिखो रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट एक ऐसे एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऐसे शुरुआत होती है जहां पर कानून और एक्ट के माध्यम से प्रशासन की स्थापना की जाती है। यानी अगर हम बात करें तो एक सैन्य शक्ति से वो राजनीतिक शक्ति में जब परिवर्तित होने का एक दौर आता है, यानी आर्म फोर्सेस से पहले व्यापारी के रूप में आए, धीरे धीरे वो सैन्य शक्ति के रूप में ब्रिटिश जो है वो यहां पर स्थापित हुए। धीरे धीरे उन्होंने कानूनों के माध्यम से समाज, देश और अपने अधीन जो सत्ताएं हैं उनको बदलने का प्रयास किया। कानून यही काम करते हैं, फोर्सफुली लागू किए जाते हैं और जो उनको लागू कराता है वो आपसे कुछ भी करा सकता है या अपने कानून के हिसाब से उन चीजों को कर सकता है। चूंकि हम उपनिवेश थे, यानी हम कॉलोनी से, तो हम उस कानून बनने में अपनी भागीदारी स्थापित नहीं कर सकते थे। ये कानून लंदन में बनते थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनते थे और भारत पर ये थोप दिए जाते थे। तो भारतीय चूंकि उपनिवेश में थे, गुलाम थे, तो उन्हें ये चीज पूरा करना ही पड़ता था। वो चाहे जैसा भी करें, टैक्स लगाना चाहे टैक्स लगा दें, वो सत्ता में किसको भी रखना चाहे रखें, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हड़पना चाहे हड़प लें। ठीक है, वो कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट बना रहे हैं, वो पिट्स इंडिया एक्ट बना रहे हैं, वो तमाम तरह के वही कमीशन बनाते थे, भाषा क्या होनी चाहिए, पढ़ाई किस भाषा में होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किताब का पहला पन्ना क्या होना चाहिए, ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा था? जो कॉलोनी कोई बनाता है तो वो जिसने जो कॉलोनाइज किया है, यानी जिसने उपनिवेश बनाया है, वही इस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है और कानून उसके हिसाब से बनाता है। खैर, तो एक बात याद रखिएगा, जो हमने आज पहला चीज सीखी कि जब अंग्रेज भारत आए तो पहले वो व्यापारी के रूप में आए। पहले भाई हम जो है कॉटन वॉटन, फिर उन्होंने देखा फ्रैगमेंटेड पॉलिटी है, फिर उन्होंने अपने आप को सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया, अपनी किलेबंदी की, युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध अगर हम बात करें, आगे चलकर बक्सर, ये दुनिया भर की लड़ाइयां हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो सैन्य शक्ति के रूप में अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस कंट्री की सीमाएं, उस कंट्री की जो पॉलिटी है, उसका कानून, ये सब कुछ वो फिर पॉलिटी के थ्रू गवर्न किया जाता है। तो यहां पर उन्होंने कानून बनाने शुरू किए, जिसमें सबसे पहला कानून आता है रेगुलेटिंग एक्ट का कानून, और उसके बाद श्रृंखला शुरू होती है। और 1935 का कानून वो कानून है जो सही या गलत रूप में अगर मैं कहूं, ये डिबेटेबल इशू है कि हमारे संविधान में, हमारे जब आगे हम जब 1947 में स्वतंत्र होते हैं तो 1935 के कानून बहुत ज्यादा फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। अब ये डिबेटेबल टॉपिक है, क्या 1900 अंग्रेजों के बनाए हुए कानून क्या भारत में उसी तरह से लागू कर दिए जाए? जैसे आईपीसी लागू हो गया, 1935 की जो पुलिस व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, पुलिस व्यवस्था एज इट इज लागू कर दी गई, सिविल व्यवस्था लागू कर दी गई। क्यों भाई? क्योंकि मैं हमेशा ये बात पढ़ाते समय हमेशा कहता हूं कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आजादी की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस। एक होता है प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, यानी गैर उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। एक हो गया हमें राजनीतिक आजादी मिल गई, अंग्रेज यहां से चले गए, यूनियन जैक उतर गया, भारत का झंडा वहां लग गया, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन जो इतने वर्षों में उन्होंने हमारे समाज में जो कॉलोनियल माइंडसेट, यानी उपनिवेशिक जो एक व्यवस्था उन्होंने हमारी बना दी, जो हमारी उपनिवेशिक व्यवस्था बना दी, उससे हमें बहुत नुकसान होने लगा। यानी हम आज भी, जैसे अंग्रेजी भाषा की सुपीरियरिटी, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आज अंग्रेजी बोलने वाले को अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी इज्जत मिलती है। ठीक है, हम अपनी मूल भाषाओं पे, अपने मूल वस्त्रों पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे खान पान पे जो है उस पे हम उपहास करते हैं और अंग्रेजी चीजों को हम प्रगतिशीलता मानते हैं। हाथ से खाना खाने को हम असभ्य मानते हैं, लेकिन हमें नहीं आता फिर भी हम डोसे को भी कटलेरी से खाते हैं, कि हम जो है वो नाइफ और फोक से खा रहे हैं। लोगों को मैंने देखा है हाथ से खाना खाना
वो ऐसा माना जाता है कि असभ्यता। क्यों? क्योंकि दिस इज द कॉलोनियल माइंडसेट। बुरा मत मानिएगा लेकिन ऐसा है। तो क्या भारत 1947 के बाद डीकोलोनाइजेशन शुरू कर पाया, गैर उपनिवेशिक प्रक्रिया शुरू कर पाया? ये डिबेटेबल टॉपिक है जो धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट, यानी कि संविधान का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है संविधान क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसे लागू किया जाना चाहिए और इसके उद्देश्य क्या होंगे। संविधान क्या हासिल करेगा और लोग संविधान में विश्वास करके क्या हासिल करेंगे। संविधान क्या हासिल करेगा और संविधान के साथ जुड़कर लोग क्या हासिल करेंगे, ये दोनों प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक फ्रेमवर्क और उसका विकास। लिख लिया आपने? साथ साथ इसको लिखते चलिए, आप भी इसके साथ समृद्ध होंगे। आप जब हम पढ़ाएंगे तो आप ये भी देखेंगे क्या ये टॉपिक के क्वेश्चन आपके हुए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं पढ़ना तभी पूर्ण माना जाता है कंपटीशन के लिए, स्कूल और कॉलेज के लिए नहीं। कंपटीशन के लिए पढ़ना तभी पूर्ण माना जाता है जब आप यहां पर पढ़ाई को आप क्वेश्चन के साथ जोड़ सकें, यानी उसके आउटपुट को डेली के डेली आप इसमें ऐड कर सकें। तो जो बच्चे बहुत सीरियस हैं अपने कंसर्न को लेकर कि सिर्फ पढ़ने से कंपटीशन नहीं निकलता है, कंपटीशन निकलता है जब हम उसके क्वेश्चन करते हैं, हमारा आउटपुट आता है, हम अपनी नेगेटिव मार्किंग जज कर सकते हैं, हम अपना जो है कंप्रीहेंशन चेक कर सकते हैं। तो यहां पर एक बहुत छोटा सा बैच भी एनसीईआरटी के साथ अगर वो जुड़ेंगे, एनसीईआरटी आरएफआर, ठीक है, 499 रुपए महीने का बैच है। प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला आता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना मैं प्रस्तावित करता हूं, मैं क्या प्रस्तावित करता हूं। प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है। पूरा ये देखा गया कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत की बहुत बड़ी आबादी, 80% ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे या उनकी अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भाई इतनी बड़ी संविधान की जो कानून के रूप में लिखी गई है किताबें, ज्यादातर कानूनविद ही थे जो हमारा संविधान बना रहे थे। ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि वहां पर वो कैसे पढ़ेंगे। तो आम जनता एक पन्ने के रूप में उस आदर्श को कैसे ग्रहण कर सकती है। हम भारत के लोग यानी यूनिटी की बात करते हैं, हम जो है आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता, ठीक है, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, इन सबको हम स्थापित करने की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, सोवेनिटी की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, फेटर्निटी की बात करते हैं कि हम भारत में इस सामाजिक फैब्रिक को बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तभी राष्ट्र के रूप में हम क्या होंगे, एक जो है सॉवरेन, संप्रभु राष्ट्र के रूप में होंगे। खैर, तो हमारी प्रस्तावना आ जाती है। प्रस्तावना से आपको पता है कि मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, अक्सर साल 2 साल में क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। तो मुझे ये भी बताते जाएगा जो लोग यहाँ बहुत प्रबुद्ध है या मेरे साथ वो पीवाईक्यू की क्लास 51 रुपए, 51 रुपीज की क्लास वो कर चुके हैं, और जितना कंप्रीहेंशन हमने 51 रुपए में जितना कंप्रीहेंशन क्लास दिया है, अगर उसके महत्व को वो लोग समझ पा रहे हैं तो वो जानते होंगे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि हर दूसरे तीसरे साल कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऐसे ही बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट को मैं यहां वेलकम कर रहा हूं कि जो ये जानते हैं, मतलब उसका एक हमारी क्लास में एक रूल होता है, हमारा स्टूडेंट जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं वो साल बता देता है, इस साल ये क्वेश्चन आया है। तो हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया, ओजांग का इस एकेडमी का जो क्राइटेरिया है इंटेलेक्चुअलिटी का, पहला यही है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द कि कहां से क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको एक क्या होता है, प्रोसेस देता है कि भाई ये क्वेश्चन का पैराडाइम है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप जब देखोगे, जब हमने पीवाईक्यू कराया था तो लास्ट में हम हंसने लगे थे। हम जब क्वेश्चन करते चले गए तो जब हमने उसका एक स्टाइल डेवलप किया, अगर आपने पीवाईक्यू की क्लास की होगी तो हमने एक स्टाइल डेवलप किया था सुपर नोट्स बनाने का, यानी हम ऑप्शन से ही नोट्स बना। हम क्या देखते थे कि जो इस साल के क्वेश्चन का ऑप्शन है वो फिर किसी और साल का क्वेश्चन बन जाता था, ठीक है। जैसे 4 झीलें दी हुई थी तो एक झील सही आंसर था, लेकिन 3 हमने उसमें पढ़ लिया, हमने उसके बारे में जान लिया, तो अगले साल का या 2-3 साल बाद वो एक क्वेश्चन बन जाता था। तो अगर आप उस क्लास को कर लेंगे 51 रुपीज, ठीक है, किसी एक बच्चे ने कहा सर आजकल तो मंदिर में प्रसाद भी 100-150 रुपए का चढ़ाते हैं, वहां पे जो बाहर मिलता है 51 रुपए में आपने पढ़ाया है। तो ये मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक समर्पण है, क्योंकि 2 स्टेप ऐसे स्टेप हैं, अगर ये 2 स्टेप आपने छोड़ दिए, सिलेबस पे आपकी कमांड और पीवाईक्यू पे आपकी कमांड, आप कभी भी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर ही नहीं सकते, मतलब आप स्टार्ट ही नहीं होंगे, आप पूरे भ्रम में जिएंगे। ये 2 पहले महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, अपने टाइम को लेकर सीरियस हैं, अपने सपनों को लेकर सीरियस हैं, वो ये 2 स्टेप जरूर पूरा कर लें। कहीं कोई डाउट है मुझसे बात करें, मुझसे पूछें। ये 51 रुपए की क्लास है। अगर ओजांग ऐप पे जाएंगे, सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस निशुल्क हैं। ओजांग ऐप आपको डाउनलोड करना है, बस आप उसको देखिए, सुनिए, पढ़िए और समझिए कि क्या भाषा है। सिलेबस भाषा होती है, वो आयोग जो एग्जाम ले रहा है और आपके बीच में एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन होती है।
कि भाई देखो हम तुमसे ये पूछेंगे। पीवाईक्यू बताता है कि आप असेसमेंट कर सको कि किस पॉइंट पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना है, क्या ओरिएंटेशन चल रहा है। इससे आपको आने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में एक बहुत बड़ा अंदाजा हो जाता है, राइट। जैसे वैशाली ने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर फॉर पीवाईक्यू क्लासेस। थैंक यू, मुझसे बहुत बच्चों ने कहा 7 क्वेश्चन उसी में से प्रीलिम्स में आ गए, 7 क्वेश्चन फंसे, यानी वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया था, क्वेश्चन से सुपर नोट्स बना दिया था, 1 महीने पढ़ाया था उस पर। इतना मजा आया कि 7 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में फंस गए, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। तो ये बहुत फ्रूटफुल क्लास है। तो आप में से कितने लोग हैं जो उस क्लास का हिस्सा रह चुके हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। सभी लोग। आगे है सिटीजनशिप, नागरिकता। क्योंकि नागरिकता से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। नागरिक, नागरिकता और राष्ट्र, ये एक धागे की तरह जो है वो पिरोए जाते हैं, ठीक है। तो नागरिकता, जो नागरिक होता है वो अपने राष्ट्र के साथ उसका एक कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है। सो हम चूंकि कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान की जो पहली लाइन शुरू होती है, हम भारत के लोग, यानी संपूर्ण शक्ति निहित है लोगों में। लेकिन लोगों की पहली जो राजनीतिक पहचान होती है, जो लीगल पहचान होती है, वो नागरिकता के रूप में होती है। इसीलिए हमें जब संविधान का जो विकास हो रहा है, इसको आप समझते जाना, सिलेबस बड़ा खूबसूरती से बनाया गया यूपीएससी का, ठीक है। वो पूरा एक विकास के क्रम में रखा गया है। क्योंकि जो नागरिक होगा, माना जाता है, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जो राष्ट्र का नागरिक है वही राष्ट्र को समझ पाता है, वही राष्ट्र के प्रति किसी ना किसी रूप में जुड़ा होता है। इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी जो है, हमारी जो भूमि है, वो हमारी माता है, वही हमारी जननी है। स्वर्गादपि, और अगर कहीं स्वर्ग है संसार में तो हमारी इसी देश में है। और यही भावना नागरिकों के अंदर एक जो है प्रेरणा प्रस्तुत करती है कि वो अपने राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं। भारत माता की जय बोलते हुए हमारे सैनिक जो है वो क्या करते हैं, दुश्मनों पे आक्रमण कर देते हैं। पता होता है कि जो है वो जान का खतरा है, ठीक है, प्राण भी जा सकते हैं, प्राणों से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन हम प्राणों का उत्सर्ग कर सकते हैं, हम करते हैं, हम लगातार यही करते चले आए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सैनिक ही कर रहे हैं, वो जो खेतों में अन्न उगा रहा है वो अपने भारत के लिए करता है। जब हमारे जवाहरलाल, जो हमारे क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जय जवान जय किसान, तो किसान भी अपने खेतों में खून पसीना बहा देता है ताकि हम अन्न का उत्पादन कर सकें। तो जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सभी लोग जो है वो राष्ट्र की भावना के साथ जोड़ते हैं। अगर ये भावना नहीं होगी तो फिर राष्ट्र में सूचनाओं को गोपनीय रखना, अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाना, अपने राष्ट्र की संपत्तियों की रक्षा करना, ये शायद संभव नहीं हो पाता, ये संभव नहीं हो पाता। आदर्श ने पूछा है पीवाईक्यू क्लास की टाइमिंग क्या है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी, जब आपकी इच्छा है आप देख सकते हैं। 51 रुपए, 51 रुपीज, फिर से कह रहा हूं 51 रुपीज में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये उस क्लास से लाभान्वित। क्या आप सीखेंगे? सबसे बड़ी पावर सीखेंगे, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं पढ़ाया है, सबसे बड़ी आपको पावर सिखाई है सुपर नोट्स बनाने की। उसके साथ आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन से नोट्स कैसे बनाते हैं, और अगर वो पावर आप सीख गए तो फिर भाई साहब आपका नोट्स इतना शानदार होगा, जिसे कहते हैं ना गागर में सागर, वो उसके साथ जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट, यानी कि मूलभूत अधिकार। अधिकार क्या होते हैं? जब नागरिक अपने राष्ट्र के साथ जुड़ता है तो वो अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ अधिकारों की मांग करता है। तो क्या अधिकार तो बहुत कुछ हो सकते हैं। तो संविधान ने तय किया कि कुछ मानव की आगे बढ़ने के लिए, एक मानव के रूप में, एक प्रबुद्ध मानव, इंटेलेक्चुअल जो है ह्यूमन के लिए, उसके कुछ अधिकार सुरक्षित। अधिकार का मतलब होता है वो दायरा जहां उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट को बोला कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का संरक्षक, उसकी व्याख्या करता। और यहां पर जो अधिकारों की सुरक्षा की बात हो गई वो उसको दे दी गई है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसके क्या करेंगे, इसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। क्योंकि अधिकारों की जब रक्षा होती है तो ये बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने एक पौधा लगाया और उसके आसपास बाड़ लगा दिया, तो धीरे धीरे पौधा क्या होता है, वो जो जानवर, जो तूफान, इन सब से वो बचा रहता है और धीरे धीरे वो समय के साथ ग्रो करता है। तो एक नागरिक जो भारत के संविधान में विश्वास करना सीख रहा है, जो धीरे धीरे पल्लवित हो रहा है, उसको थोड़ा सा आगे ग्रो करने के लिए उसको क्या किया जाता है, अधिकारों का एक दायरा दिया जाता है जिसके अंतर वो अपनी जो चीजें हैं उनको सुरक्षित कर सके। और संविधान ने ये तय किया है, चाहे बोलने की आजादी, चाहे अन्य चीजों की आजादी, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही हो, कि ये सुरक्षा, ये जो अधिकार है उसके सुरक्षित रहने चाहिए। क्योंकि इन अधिकारों से वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। और जब वो ग्रो करेगा एक नागरिक के रूप में, एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में, तो राष्ट्र भी ग्रो करेगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब सवाल है कि नागरिक तो ग्रो कर रहा है, राष्ट्र कैसा होगा, वो जो स्टेट है वो कैसा होगा। तो यहां पर जो है हमारा डीपीएसपी रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें, यानी राज्य के लोक जो है नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में लिखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि नीति निर्देशक, नीति का मतलब होता है पॉलिसीज कैसी होंगी, निदेशक का मतलब होता है उसको डायरेक्ट करने वाला, निर्देशित करने वाला। ठीक है, तो राज्य कौन है, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जहां पर ये सिटीजन है, जहां वो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और अधिकारों को पाने के बाद वो पल्लवित हो रहा है। तो क्या केवल नागरिकों की संपूर्ण जानकारी नहीं, उस राज्य की भी जान जो है वो एक जो है राष्ट्र की भी हमारी एक जो है महत्वपूर्ण एक हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। तो कहता है राष्ट्र के नीति निदेशक तत्व, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कई हो सकते हैं, वो भोजन की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करना, ऊर्जा की व्यवस्था करना, आजीविका की व्यवस्था करना, लिवलीहुड को जो है अरेंज करना, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाता है, ये सब कुछ आ जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। अब राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अगर हम बात करें, राइट, तो यहां पर हम कि राज्य को क्या नीतियां होनी चाहिए, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल भी हमारे संविधान में है। तो हमने कहा राज्य कैसा होगा, भारत कैसा होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। ये ना पूंजीवादी होगा, ना कंप्लीटली समाजवाद होगा, ये कमाएगा भी और ये बांटेगा भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि हमारा कैसा है, वेलफेयर स्टेट। प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन, वेलफेयर स्टेट होगा। वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है कि कल्याण करना, कल्याण एवं अस्तु, यानी हम लोगों के कल्याण में विश्वास रखते हैं। यानी राज्य अपने पास धन का अर्जन नहीं करेगा, वो सिर्फ किसी एक वर्ग को सपोर्ट नहीं करेगा, वो अगर उसके पास कुछ आता है, टैक्स कलेक्ट करता है, कुछ भी करता है, तो वो लोगों के विकास में भागीदार बनेगा और ऐसी नीतियों को लागू करेगा जिसमें जो समाज का संवेदनशील वर्ग है, वर्नेबल सेक्शन है, जो अंत्योदय की भावना है, वो उसके अंदर रहेगी। इसको बोलते हैं कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा। हम कैसे हैं, वेलफेयर स्टेट होंगे। इसके बाद बात आती है कि जब राइट क्या होते हैं, मांगना होता है, राइट मांगना होता है। तो राष्ट्र नागरिकों से मिलकर बना, अपने लोगों से मिलकर बना है, और हमारे संविधान के निर्माताओं ने लोगों में ही सारी शक्ति को निहित कर दिया है, उनके अंदर ही सारी शक्तियों को जो है डाल दिया है। तो यहां पर एक बात हो रही है कि भाई मांगना तो ठीक है, लेकिन कब तक मांगोगे, ये इस राष्ट्र को भी तो कुछ देना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो यहां पर डाला गया फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूलभूत कर्तव्य। मूलभूत कर्तव्य कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, क्या सब कुछ राष्ट्र करेगा, सब कुछ राज्य करेगा, सब कुछ कानून करेगा, बोले नहीं, इसके आगे भी कुछ बात होगी। आखिर लोगों को भी तो अपनी बातों को आगे लेके जाना पड़ेगा कि भाई कोई वैमनस्यता मत फैलाओ, अपने जो अपने धरोहरों का सही प्रयोग करो, उसका संरक्षण करो, पर्यावरण का ध्यान रखो, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें, प्रदूषण हम ना फैलाएं, कोई भी गलत जानकारी ना फैलाएं। तो इसी तरह से नागरिकों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार जब तक संतुलित नहीं होंगे तब तक कभी भी आगे बात नहीं बढ़ती है। आगे आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंधों की बात करें, चूंकि भारत क्या है, आगे बताया गया भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यानी यहां पर यूनियन, हम यूनियन के रूप में है, और ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर हमारा, अर्ध संघीय है, यानी केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, राज्य के पास कम शक्तियां। तो हमने 3 सूचियां बनाई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलजुल कर काम करें। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, शाबाश। फिर इसके बाद राष्ट्र के सामने कुछ आकस्मिक स्थितियां पड़ जाती हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन परिस्थितियां, क्वेश्चन आपको पता है आते हैं, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो। इमरजेंसी प्रोविजन कौन लागू करता है, कैसे लागू करता है, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन प्रावधान। जैसे इसी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट एंड पावर, अगर आप में से किसी ने इस साल का पेपर देखा होगा, तो राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां, वो शक्तियां क्या हैं, वो कैसे लागू करता है, शक्तियों को फ्रेंचाइज कैसे करता है, उन अधिकारों को प्रयोग कैसे करता है। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हमारे संसद का प्रमुख है। संसद में क्या चीजें हैं, 3 चीजें शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2011 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। इसके बाद आता उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है, क्या उसकी अर्हता है, क्या उसकी योग्यता है, कैसे वो जो अपनी शक्तियों को फ्रेंचाइज करता है, ये इसके साथ जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ 2 प्रमुख हैं, एक हमारे यहाँ इस गणतंत्र जिसके नाम पे शासन चलता है, वो है हमारे
राष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं, हमारे यहाँ कार्यकारी प्रमुख है, यानी जो वास्तविक शक्तियों को एक्सरसाइज करते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी अपने कैबिनेट के साथ, जो मंत्रिमंडल है उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद किस रूप में काम करता है, ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे, ये पर डे की क्लास हम कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट यानी संसद क्या है। तो संसद का प्रथम पार्ट हो गया और संसद का द्वितीय पार्ट। संसद बड़ी है, चाहे लोकसभा की बात हो, राज्यसभा, तो इसमें कौन कौन से बिल पास होते हैं, किस तरह के बिल, किसके पास ज्यादा पावर है, लोकसभा के पास किस बिल पर ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास किस पे पावर है, कौन सा बिल ऐसा है जिसमें दोनों सदनों की आवश्यकता पड़ती है, बहुमत का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से ऐसे जो है जहां पर 2/3 बहुमत की, जैसे कुछ बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये हम लगातार ये चीजें करते हैं। आगे आ जाते हैं, तो पॉलिटी के अगले कॉन्सेप्ट में हम पहुंचेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक होगा, कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज। क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैबिनेट क्या है और संसदीय समितियां क्या हैं। जैसे जेपीसी हो गया, तमाम तरह की संसदीय समितियां होती हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी कई जो सांसद गए तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई है, ठीक है। तो संसदीय और संसदीय समितियां, कैबिनेट और संसदीय समितियां। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, एब्सोल्यूट पावर किसे कहते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट क्या काम, उच्च न्यायालय कैसे काम करता है, सुप्रीम न्यायालय कैसे काम करता है, उच्चतम न्यायालय। फिर आता है राज्यों का जो शासन चलता है वो गवर्नर के नाम से चलता है, ठीक है। तो गवर्नर हो गए हमारे, राज्यपाल। अब राज्यपाल जो है, जो राज्यों के हेड के रूप में जाने जाते हैं, शासन उनके नाम से चलता है। तो कई बार इनकी शक्तियों को लेकर जो है विवाद भी होता है, जैसे इनकी विवेकाधीन शक्तियां। इसी प्रकार स्टेट असेंबली होती है, ठीक है, स्टेट असेंबली। तो राज्य की जो असेंबलीज हैं वो किस रूप में काम करती हैं, ये हम देखेंगे। स्टेट कैबिनेट कैसे काम करती है, यानी कि राज्यों की कैबिनेट कैसे काम करती है, ये हम देखेंगे। तो राज्य की विधानसभाएं, क्या उनके पास शक्तियां, कितनी शक्तियां हैं, वो क्या काम कर सकती हैं, किस तरह के कानून पास कर सकती हैं। तो इसमें रोज नए नए काफी विवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी हाल में विवाद हुआ तमिलनाडु असेंबली को में जो है लेकर, कानून को लेकर। इसके बाद है पंचायती राज एंड विलेज, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो प्रशासन है अब वो 3 स्तरीय हो चुका है, 3 टायर हो चुका है, जिसमें ग्रामीण प्रशासन को भी मुख्य धारा में लाने की, यानी कि जो है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है। और यहां पर हम बात करते हैं पंचायती राज और ग्रामीण व्यवस्था पे। तो पंचायती राज और ग्रामीण व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पंचायती राज यानी गांव के भी शासन को समावेशित करना, और ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण जो है तत्व के रूप में देना। तो पंचायती राज क्या है, उसको कितनी पावर मिली, ग्राम सभाएं कैसे काम करती हैं, राइट। इसके बाद शहरों में भी हमें इस तरह से एक थर्ड लेयर जो है 3 टायर सिस्टम हमें डेवलप करना है। तो विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स में अगर हम जाते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज हैं। तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, क्या इनकी शक्तियां हैं, कौन से अनुच्छेद इसमें काम करते हैं, ये म्युनिसिपैलिटीज का पार्ट है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। फिर इसके बाद कौन कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी जो है हमारी संवैधानिक कौन कौन से निकाय हैं जो भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, और संविधान में ही वो वर्णित हैं, ठीक है। और उनमें जो चयन की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, ये सब संविधान वर्णित है। इसको कोई सरकार अपने मनमाने तरीके से नहीं कर सकती, ताकि उनकी जो संप्रभुता है, जो उनकी ऑटोनॉमी है, जो उनकी पावर बैलेंस है, वो लगातार बना रहे। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत है। इसके बाद बात आती है स्टैच्यूटरी बॉडी एंड अथॉरिटी में, यानी जो हमारी स्टैच्यूटरी बॉडी, सांविधिक जो है हमारे निकाय हैं और जो प्राधिकरण है। तो हमारे पास 2 चीजें होती है, जो है स्टैच्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय, और प्राधिकरण के बारे में भी बात होती है। कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों में कहां पर जो है वो एक लिमिटेशन है, वो भी हम देखते हैं। इसके बाद भारत में एक बहुत भारत भाषाओं का देश है, कई अलग अलग भाषाएं हैं। ये भाषाएं हमारी विविधता को भी तय करती है, और यही हमारे जो है वो कई बार टकराव का भी कारण बनती है। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा फॉर्मूले पर जो इस समय पूरे देश में चल रहा है। तो लैंग्वेज को भी लेकर हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो है एक सेगमेंट है कि लैंग्वेज को लेकर, यानी भाषाओं को लेकर। तो भाषाएं क्या हैं, कैसे हैं, समृद्धता क्या है, साहित्य, क्योंकि भाषाओं से साहित्य भी जुड़ा होता है। तो हमारे संविधान में कहाँ है, क्या इनको लेकर जो है हमारी कौन सी अनुसूची इनको डील करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में चुनाव होते रहते हैं हर 5
वर्ष पे चुनाव होते हैं, चाहे केंद्र में चाहे राज्यों की बात करें। तो ऐसे में चुनाव आयोग और जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एनसीईआरटी इनके बारे में बात भी करता है अगर आप शुरुआती दौर में एनसीईआरटी पढ़ते हैं। पॉलिटी की मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रमुख संवैधानिक सुधार। तो संवैधानिक सुधारों से हम समय समाज की जरूरतों के हिसाब से हम लगातार उसमें सुधार करते हैं, इसीलिए हमारे संविधान को ऑर्गेनिक कहा जाता है, यानी कि वो अपने आप को समय के साथ बदलता रहता है। जैसे जीएसटी 101 संविधान संशोधन रहा हमारा, इसी तरह से तमाम संविधान संशोधन हमारे बने रहते हैं। तो जैसे जैसे हमें आवश्यकताएं होती है हम संविधान को संशोधित भी करते रहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट, यानी जो प्रमुख संरचनाएं हैं, फंक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी यहां पर काम करते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी हमारी संरचनाएं हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम यहां पर कार्य करते हैं। तो हमारे कौन कौन से प्रमुख ऐसे संस्थान हैं जो हमारी पॉलिटी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये हमारे भारत के लेखाकार है, विनियामक है कि वो किस तरह से फंड का सही उपयोग हो रहा है, जनता के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संविधान में ये संतुलन लगातार स्थापित किया गया है। और कौन कौन से ऐसे संविधान है, कौन कौन से ऐसे प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं जो समय की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं, ये हमारे एनसीईआरटी पॉलिटी के जो क्विक एनसीईआरटी है, ये हम कवर कराएंगे, लिमिटेड समय में कवर कराएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कवर होगा। तो जो एनसीईआरटी का हमारा जो प्रादुर्भाव है, जो लोग अभी इसके साथ नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ तेजी से जुड़े और तेजी से जुड़ते हुए इसके आगे हम काम करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। इसी तरह से मैं आपसे एसपी सर कल शाम को वो जुड़ेंगे, ठीक है, अपनी क्लासेस के बाद। और ये क्लासेस का टाइम ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये क्लासेस का टाइम बदलेगा जब बाकी और क्लासेस आपकी ना चल रही हो, वो हम करेंगे। तो कल एसपी सर हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से वो डिस्कशन करेंगे, आप उनके साथ भी जुड़िएगा। तो पहले हम सिलेबस और कहां कहां से क्वेश्चन आए वो हम बता दें। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको जो पीवाईक्यू और सिलेबस है वो आपको एनसीईआरटी समझ में, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप जाते हैं तो एनसीईआरटी बेसिकली बच्चों के लिए लिखी गई है जो धीरे धीरे आपके ज्ञान को आगे बढ़ाती है। हम यहाँ पर कम से कम समय में उसको पूरा करना चाहते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन कर सकें। तो आप इसके साथ जुड़िए, आगे तैयारी करिए। आप में से बहुत से लोग, कितने लोग हैं जो एकलव्य के साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि श्योर शॉर्ट फिल्म्स के साथ जुड़ चुके हैं।